Hello. In previous lecture, we have discussed operational amplifier, its characteristic, symbol diagram, equivalent circuit of practical op-amp, its internal diagram and different stages of operational amplifier, and we have also discussed its parameters like input offset current, input offset voltage, output offset voltage, power supply rejection ratio, common mode rejection ratio, slew rate in very detail. Now in this lecture we shall discuss its operation, means मोड्स ऑफ ऑपरेशन ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर, यानी ओपैम के जो है मोड्स क्या है, कैसे ये वर्क करता है इन ओपन लूप कंडीशन. ओपन लूप कंडीशन मीन्स एक्चुअली ऑपरेशन ऑफ ओपैम इज in two condition. First one is open loop, second one is feedback loop. फीडबैक कंडीशन. फीडबैक मतलब ये होता है कि आउटपुट से हम एक रजिस्टर के थ्रू आउटपुट वोल्टेज कुछ पार्ट जो है यहाँ से निकाल करके इनपुट में फीड करते हैं, जिसको कहते हैं फीडबैक. ठीक है ना. तो सबसे पहले हम लोग ओपन लूप कंडीशन डिस्कस करेंगे, जिसमें आउटपुट से इनपुट में कुछ भी जो है कनेक्ट नहीं किया गया है. ठीक है ना. आउटपुट का कोई भी हिस्सा इनपुट में जो है ऐड नहीं किया गया है. तो इस कंडीशन पढ़ेंगे. और इस कंडीशन में जो है आपका जो गेन होता है, यानी ओपैम का गेन ये होता है, कैरेक्टरिस्टिक में हम लोग देखा अगर आइडियल ओपैम है तो गेन इसकी इनफाइनाइट होती है. ठीक ना. और अगर प्रैक्टिकल है तो प्रैक्टिकल गेन जो होता है इसका 10⁶ होता है. एक्चुअली एक चीज़ यहाँ समझने की ज़रूरत है कि अगर कोई ओपैम है, इसमें सप्लाई वोल्टेज मान लो यहाँ पे आपका +15 वोल्टेज और -15 वोल्टेज, डुअल मोड पावर सप्लाई यहाँ पे ऐड किया गया है, और ये आइडियल ओपैम है ओपन लूप कंडीशन में, तो इसका आउटपुट क्या होगा. इनपुट गुणा गेन आपका आउटपुट होता है. आउटपुट क्या होता है, देखिए यहाँ पे लिखा आपने इनपुट मल्टीप्लाई बाई गेन. गेन ए, अगर गेन आपका इन्फाइनाइट है तो आउटपुट आपका इन्फाइनाइट होगा. तो ये सवाल आता है कि इस कंडीशन में आउटपुट क्या होगा. इन्फाइनाइट वोल्टेज नहीं होगा. एक्चुअली जो इस ओपैम का जो आउटपुट वोल्टेज, मैक्सिमम आउटपुट वोल्टेज हो सकता है जो सप्लाई आपने ऐड किया है, सप्लाई वोल्टेज से ज़्यादा आउटपुट नहीं हो सकता है. ठीक है. तो थियोरेटिकली आप कहेंगे कि ये इसका ओपन लूप कंडीशन में आइडियल ओपैम का आउटपुट इनफाइनाइट होगा, बट एक्चुअली जो है आपका प्रैक्टिकल वैल्यू ये सप्लाई वोल्टेज, यानी अगर पॉजिटिव वोल्टेज आपको मिलेगा तो +15 वोल्टेज, अगर नेगेटिव वोल्टेज मिलेगा तो -15 वोल्टेज. ये आपका यहाँ पे लिख लीजिए. In open loop condition, maximum output might be supply voltage. एग्जाम्पल के लिए अगर आप यहाँ पे एज्यूम करेंगे कि आपका इनपुट जो है VI = 1 वोल्ट है, तो इस ओपन लूप कंडीशन में आउटपुट आपका क्या होगा. तो आप यहाँ बताएंगे कि आउटपुट आपका जो मैक्सिमम आउटपुट हो सकता है वो कितना होगा, ±15 वोल्ट, क्योंकि आपने सप्लाई 15 वोल्ट अप्लाई किया है. ठीक ना. तो प्लस माइनस ये जो आपका सप्लाई वोल्टेज है इतना मैक्सिमम वैल्यू हो सकता है. ठीक है. ओके. तो अब ऑपरेशन की बात करते हैं. मोड्स ऑफ ऑपरेशन. फर्स्ट ऑपरेशन इज नोन एज इन्वर्टिंग मोड. आप जानते हैं कि आपका जो ये ओपैम है, ओपैम में 2 इनपुट टर्मिनल होते हैं, एक को कहते हैं इन्वर्टिंग, दूसरे को कहते हैं नॉन इन्वर्टिंग. पहला आपका जो है फर्स्ट इनपुट इन्वर्टिंग टर्मिनल है, इन्वर्टिंग इनपुट है. दूसरे को कहते हैं नॉन इन्वर्टिंग इनपुट, तो इन्वर्टिंग मोड में कब ये ऑपरेट करेगा, when voltage is applied at inverting terminal and non-inverting or second terminal is grounded, then op-amp will work in inverting mode. यानी जिस टर्मिनल पे आप वोल्टेज अप्लाई करेंगे वही मोड हो जाता है. देखिए यहाँ पे इन्वर्टिंग टर्मिनल यानी माइनस वाले टर्मिनल पे आपने अप्लाई किया इनपुट, तो इसका नाम होगा इन्वर्टिंग टर्मिनल. लेकिन साथ ही साथ ये भी है कंडीशन है, दूसरा टर्मिनल आपका ग्राउंड होना चाहिए, 0 होना चाहिए.
इस मोड में इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इट इंट्रोड्यूसेस 180 डिग्री फेज डिफरेंस, यानी इनपुट पे जो भी आप अप्लाई करेंगे वोल्टेज, आउटपुट पे ये जो है गेन के साथ मल्टीप्लाई होगा, साथ ही साथ आपका 180 डिग्री फेज डिफरेंस हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए आप एग्जाम्पल हमने लिखा है वी आउटपुट इज इक्वल टू माइनस ऑफ गेन इंटू वी आई यानी इनपुट। तो यहाँ पे देखिए 180 डिग्री फेज डिफरेंस हो गया है, माइनस साइन लग गया है, ये ध्यान रखिएगा। अगर माइनस पे आपने ट्रिकी वे में याद रखिए, अगर माइनस पे आपने इनपुट अप्लाई किया है और पॉजिटिव टर्मिनल को ग्राउंड किया है तो आउटपुट में माइनस लग जाएगा, देखिए यहाँ माइनस लग जाएगा, ठीक ना। किसी भी तरीके से याद रखिए कि इन्वर्टिंग मोड जो है इनपुट को इन्वर्ट कर देगा आउटपुट पे, ठीक ना, यानी 180 डिग्री का फेज डिफरेंस आ जाएगा। दूसरा याद करने वाली बात जो है या दूसरा जो है ऑपरेटिंग मोड है नॉन इन्वर्टिंग मोड। सेकेंड वन इज नॉन इन्वर्टिंग मोड। इस मोड का एप्लीकेशन कहाँ है, दिस मोड इज यूज्ड इन बफर, फिल्टर एंड वोल्टेज टू करंट कन्वर्टर सर्किट, ठीक ना। इसका एप्लीकेशन हो गया नॉन इन्वर्टिंग मोड का बफर सर्किट डिजाइन करने में, फिल्टर सर्किट डिजाइन करने में एंड वोल्टेज टू करंट कन्वर्टर डिजाइन करने में। इट इंट्रोड्यूसेस जीरो फेज शिफ्ट, यानी ये कोई फेज शिफ्ट नहीं देता है। जीरो फेज शिफ्ट का मतलब जो है आपका जिस फेज में आपका इनपुट होगा उसी फेज में आउटपुट होगा। यहाँ देखिए सर्किट से भी इस सिग्नल से भी बनाया गया है कि इन्वर्टिंग में कैसे, अगर मान लीजिए पॉजिटिव से सिग्नल स्टार्ट होता है तो आउटपुट पे सिग्नल निगेटिव से स्टार्ट होगा, ठीक है। यहाँ पे नॉन इन्वर्टिंग मोड में क्या है, आपने नॉन इन्वर्टिंग मोड पे इनपुट अप्लाई किया है और सेकेंड इनपुट को आपने ग्राउंड कर दिया है। ऐसे कॉन्फ़िगरेशन में इसका नाम है नॉन इन्वर्टिंग मोड, ठीक है। तो यहाँ पे आउटपुट क्या होगा, आउटपुट देखिए आपने यहाँ पे लिख रखा है आउटपुट इज इक्वल टू AVI, यानी फेज शिफ्ट आपका चेंज है, यहाँ पे प्लस माइनस नहीं लगेगा। अगर कोई सिंबल साइन नहीं लिखा तो ऑलरेडी ये पॉजिटिव माना जाता है, ठीक ना। तो आपका नॉन इन्वर्टिंग मोड फेज चेंज नहीं करेगा। और कैसे पहचानेंगे कि इन्वर्टिंग है नॉन इन्वर्टिंग है, यही प्लस माइनस पे देख लीजिएगा, माइनस प्लस पे, कि अगर माइनस पे आपका सिग्नल अप्लाई किया गया है जो कि पहला केस है तो ये आपका इन्वर्टिंग है, और अगर प्लस पे सिग्नल अप्लाई किया गया है और माइनस को ग्राउंड कर दिया गया है तो आपका नॉन इन्वर्टिंग है। नॉन इन्वर्टिंग में जो है फेज शिफ्ट नहीं होता, इन्वर्टिंग में 180 डिग्री का फेज शिफ्ट होता है। थर्ड मोड इज डिफरेंशियल मोड। जो तीसरा मोड है डिफरेंशियल मोड इसको कहते हैं। इस मोड में क्या होता है, ये देखिए आपका बॉक्स है, ठीक है ना। इस पर हमने सप्लाई नहीं दिखाया, बना देते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है, सप्लाई आप अपने से बना लीजिएगा। ये प्लस VCC है और ये माइनस VEE है, सप्लाई वोल्टेज बना लिया करिए। और गेन मान लीजिए इसका A है, कैपिटल A। ओपैम के गेन को कैपिटल A से डिनोट किया जाता है। किसी बुक में डिफरेंस हो सकता है लेकिन हम लोग A मान के चलते हैं। डिफरेंशियल का मतलब क्या है, यहाँ पे दोनों टर्मिनल पे इनपुट अप्लाई किया गया, वोल्टेज अप्लाई किया गया है। नेगेटिव टर्मिनल यानी इन्वर्टिंग टर्मिनल पे और नॉन इन्वर्टिंग इनपुट दोनों पे जो है आपका वोल्टेज अप्लाई किया गया है। तो इस कंडीशन में जब आपका जो है सर्किट कनेक्ट होता है तो उसको कहते हैं डिफरेंशियल मोड ऑपरेशन, ठीक ना। यहाँ पे आउटपुट पे क्या मिलेगा आपको, आउटपुट में दोनों का डिफरेंस एम्पलीफाई होकर मिलेगा, यानी गेन मल्टीप्लाई बाई डिफरेंशियल इनपुट। डिफरेंशियल इनपुट को ये इस तरह से भी लिखते हैं A.VID डिफरेंशियल इनपुट, या V1 माइनस V2 कुछ भी लिखिए आप। देखिए दिस मोड इज यूज्ड इन डिजाइनिंग डिफरेंशियल एम्पलीफायर एंड सब्सट्रैक्टर सर्किट। तो इस मोड का एप्लीकेशन यहाँ होता है, ठीक है। यहाँ भी कोई फेज डिफरेंस वगैरह नहीं होगा, सिर्फ अगर इन्वर्टिंग पे अप्लाई होगा तभी फेज डिफरेंस होगा, ओके। वर्चुअल ग्राउंड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। वर्चुअल ग्राउंड, एक्चुअली वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट इज कैन बी यूज्ड ओनली इन आइडियल एम्पलीफायर, आइडियल ओपैम्प। आइडियल ओपैम्प, OPAMP, आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर में ग्राउंड, वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट का यूज होता है। क्या होता है वर्चुअल ग्राउंड, आप जानते हैं कि अगर ये आइडियल ओपैम्प है और ओपन लूप कंडीशन में है तो इसका गेन जो होगा क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। यानी इसका गेन जो कैपिटल A की वैल्यू है ये इनफाइनाइट होगी, ये हम लोग जानते हैं कि अगर ये ओपन लूप कंडीशन में है यानी फीडबैक नहीं है, और अगर ये आइडियल ओपैम्प है तो इसका गेन जो होगा इनफाइनाइट होगा, ठीक है। और
आउटपुट पे वोल्टेज डिफरेंशियल मोड में कनेक्ट, यानी दोनों इनपुट टर्मिनल पे आपका वोल्टेज अप्लाई है, तो यहाँ पे आउटपुट क्या मिलेगा, ए इंटू वी वन माइनस वी टू। अभी यहाँ पे ए मान के चले, अभी ए की वैल्यू इन्फाइनाइट हम रखेंगे। देखिए यही पे लिखा है, सिंस ओपन लूप गेन ऑफ आइडियल ओप एम्प इज इनफाइनाइटी, हेंस देयरफॉर V1 माइनस V2 कैन बी रिटन एज V0 अपान A। ये आपका है ना, ये आपका V आउटपुट इज इक्वल टू A V1 माइनस V2 ये है, तो V1 माइनस V2 इसको ले जाके इधर डिवाइड कर देंगे दूसरे साइड में। अब A की वैल्यू यहाँ पे इन्फाइनाइट रखेंगे तो V1 माइनस V2 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अगर V0 अपान इन्फाइनाइट रखेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 0। या इसको आप लिख सकते हैं V1 इज इक्वल टू V2। क्या इसका मतलब हुआ, यानी आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर पे जो दोनों इनपुट है वो दोनों सेम हो जाएंगे। या इसको दूसरे तरीके से कह सकते हैं, इफ नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल इज कनेक्टेड टू ग्राउंड, दैट इज V2 इज कनेक्टेड टू ग्राउंड, यानी V2 इज इक्वल टू 0, देन इन्वर्टिंग टर्मिनल वोल्टेज विल आल्सो बी 0, यानी V1 भी आपका जो है 0 हो जाएगा। अगर V2 आपका 0, क्योंकि V1 इक्वल टू V2 है, तो अगर V2 आपने 0 ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया तो V1 भी आपका, यानी अगर V2 को आपने ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया तो V1 भी आपका 0 वोल्टेज की तरह हम यूज कर सकते हैं, ले सकते हैं। इसीलिए इसको कहते हैं वर्चुअल, यानी आभासी। ये एग्जैक्ट जो है आपका ग्राउंड से कनेक्ट नहीं है, लेकिन हम इसको एज्यूम कर सकते हैं कि ये भी ग्राउंड वोल्टेज जो है 0 होगा, V1। दिस कंडीशन इज कॉल्ड वर्चुअल ग्राउंडिंग। ठीक ना, आगे अभी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो हम लोग सॉल्व करेंगे तो इस वर्चुअल ग्राउंडिंग कॉन्सेप्ट का यूज बहुत है, इसलिए इसको समझ लीजिए कि आपका अगर ये ओप एम्प जो है आइडियल है और ओपन लूप कंडीशन में है, ठीक ना, तो इसका V1 V2 दोनों इक्वल होगा, मैथमेटिकली यहाँ प्रूफ कर चुके हैं। और अगर इसको आप ग्राउंड से यानी 0 कर देंगे तो इस वाले टर्मिनल को भी आप 0 एज्यूम कर सकते हैं। यहाँ पे एक चीज़ थोड़ा सा सुधार करना है कि जो इन्फिनिटी जो है गेन है, ये आइडियल ओप एम्प का है, ठीक ना। और अगर ये आइडियल ओप एम्प का गेन आपको पता है इन्फिनिटी होता है, अगर ये ओपन लूप नहीं, अगर फीडबैक में भी है तो भी इसका गेन इन्फिनिटी होगा। यानी अगर फीडबैक वाला लूप वाला होगा, फीडबैक सर्किट में भी हम अगर इसको ग्राउंड करेंगे तो इसको जो है ग्राउंड मान सकते हैं, यानी वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट वहाँ भी वैलिड है। बस खाली एक कंडीशन है कि ओप एम्प आपका आइडियल होना चाहिए, सिंगल कंडीशन है। ओके, तो इसमें आगे क्या लिखा है, वर्चुअल ग्राउंड के रेफरेंस में थोड़ी सी और बातें लिखी हैं। द ओपन लूप गेन इज सो हाई दैट इवन एनी डिफरेंशियल इनपुट सिग्नल स्लाइटली ग्रेटर देन 0 वोल्ट ड्राइव्स आउटपुट टू सैचुरेशन लेवल। यानी ओपन लूप गेन जो है इतना ज़्यादा है कि अगर आपने इनपुट पे 0 से थोड़ा सा ज़्यादा स्लाइटली ग्रेटर वोल्टेज आपने अप्लाई कर दिया तो आउटपुट आपका कहाँ चला जाएगा, सीधे सैचुरेशन लेवल में। सैचुरेशन लेवल का मतलब यानी पॉजिटिव सप्लाई या नेगेटिव सप्लाई, प्लस VCC या माइनस V, सीधे हो जाएगा आउटपुट। चाहे 0 इनपुट पे आपने कितना ही कम से कम वोल्टेज अप्लाई किया है, बस 0 से थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए, 0 नहीं। देयरफॉर ओपन लूप ओप एम्प वर्क्स एज ए स्विच रादर देन ए वर्किंग एज ए एम्पलीफायर। यानी ओपन लूप ऑपरेशनल एम्पलीफायर स्विच की तरह वर्क करता है, बजाय इसके कि ये एम्पलीफायर की तरह। ठीक ना, अगर एम्पलीफायर की तरह यूज करना है आपको ऑपरेशनल एम्पलीफायर तो आपको फीडबैक वाला कंडीशन देखना होगा, यानी फीडबैक कंडीशन में इसका ऑपरेशन आपको फिक्स करना होगा। ठीक है, ओपन लूप में ऑपरेशनल एम्पलीफायर स्विच की तरह वर्क करता है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज मोड ऑफ ऑपरेशन विथ नेगेटिव फीडबैक। ठीक ना, तो यहाँ पे फीडबैक की बात है। नेगेटिव फीडबैक का मतलब ये है कि आउटपुट को हम एक रजिस्टर के थ्रू नेगेटिव टर्मिनल यानी इन्वर्टिंग टर्मिनल से कनेक्ट कर देंगे, तो ये नेगेटिव फीडबैक है। अगर आउटपुट को हम पॉजिटिव से कनेक्ट कर देंगे तो पॉजिटिव फीडबैक है। पॉजिटिव फीडबैक का एप्लीकेशन आपके सिलेबस में नहीं, तो यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। हम लोग सिर्फ और सिर्फ जो है नेगेटिव फीडबैक की ही बात करेंगे। अगर पॉजिटिव फीडबैक आपको ये पढ़ना है तो आप बुक से पढ़ सकते हैं, बॉलस्टेड बुक में जाके पढ़ेंगे आप, वहाँ से मिल जाएगा। आपके बीटेक सिलेबस में ये नहीं है पॉजिटिव फीडबैक। ओके, तो आपने क्या किया,
अभी तक मोड ऑफ ऑपरेशन हमने देखा था ओपन लूप का। अब यहाँ पे सर्किट में एक एक्स्ट्रा क्या हो गया है कि यहाँ पे दो रेजिस्टेंस आपके कनेक्ट हो गए हैं, एक R1 और एक RF, इसको फीडबैक रेजिस्टेंस कहते हैं, ठीक ना। तो फीडबैक में क्या है, आउटपुट का कुछ पार्ट यानी आउटपुट वोल्टेज का कुछ वोल्टेज आपने जो है फीडबैक कर दिया है, ठीक है। तो फीडबैक कर दिया है तो अब इसमें क्या इफेक्ट आएगा, इसका न्यूमेरिकल कैलकुलेशन और जो फार्मूले हैं उसका डेरिवेशन देखिए। इन केस ऑफ इन्वर्टिंग मोड कैसे आप पहचानेंगे, अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया इन्वर्टिंग मोड कैसे जानेंगे। अगर इन्वर्टिंग टर्मिनल और नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल दो टर्मिनल है, अगर आपके इन्वर्टिंग टर्मिनल पे वोल्टेज अप्लाई किया गया है, दूसरा टर्मिनल ग्राउंड है, तो आपका इन्वर्टिंग मोड हो जाएगा। अगर नॉन इन्वर्टिंग यानी प्लस टर्मिनल पे, इनपुट टर्मिनल पे अगर वोल्टेज अप्लाई किया गया है, इसको ग्राउंड कर दिया जाएगा, तो ये नॉन इन्वर्टिंग मोड हो जाएगा। देखिए यहाँ पे नॉन इन्वर्टिंग मोड है, यहाँ पे इनपुट जो है, जो नाम लेंगे जो मोड, उसी टर्मिनल पे, इनपुट टर्मिनल पे आपको वोल्टेज अप्लाई करना है, बाकी जो बचा हुआ टर्मिनल है उसको ग्राउंड कर देना है, 0 से कनेक्ट कर देना है, ठीक है। तो एक एक करके हम लोग डिस्कस करते हैं इन्वर्टिंग मोड। अब यहाँ पे देखिए आपका ये सर्किट कुछ मतलब बनी हुई है, तो यहाँ पे आपका एक नोड है, केसीएल अप्लाई करना है, किरचॉफ्स करंट लॉ, जो आप लोग हाई स्कूल इंटर में पढ़ चुके हैं, किरचॉफ्स करंट लॉ, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। तो यहाँ पे हमने एक नोड मान लिया जिसको वी से डिनोट किया है, आप ए बी सी डी कुछ भी कर सकते हैं, यहाँ पे एक नोड। तो हमने क्या किया, अप्लाइंग केसीएल एट पॉइंट वी एंड यूजिंग वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट। वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट का मतलब ये है कि अगर ये जो है आपका, आपने जूम किया आइडियल डायोड है, आइडियल ओपैम है, ऑपरेशनल एम्पलीफायर है, और एक टर्मिनल ग्राउंड है, ग्राउंड से कनेक्ट है ना ये, तो इसको भी हम ग्राउंड एज्यूम कर सकते हैं। अभी वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट में हम लोग देखे हैं कि अगर एक टर्मिनल से ग्राउंड है, दूसरे टर्मिनल को हम यहाँ नहीं एज्यूम करेंगे, ध्यान रखना, ये इसके साथ बीच में यानी दोनों टर्मिनल के बीच में कोई और कंपोनेंट कनेक्ट नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे आप वर्चुअल ग्राउंड एज्यूम कर लेंगे। तो यहाँ पे वर्चुअल ग्राउंड एज्यूम करेंगे और उसके बाद किरचॉफ्स करंट लॉ केवीएल अप्लाई करेंगे, तो देखिए क्या आएगा आपका इक्वेशन। केवीएल क्या कहता है, केवीएल कहता है किसी भी नोड पर इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट, यानी नोड पे इनकमिंग करंट जितनी करंट आ रही है उतनी ही करंट बाहर जाएगी, या किसी नोड पे आने वाली सभी करंट का अलजेब्रिक सम 0 होता है। यानी अगर ये I1 है, ये I2 है, तो एक तरीके से कह सकते हैं आप I1 इक्वल टू I2, या दूसरे तरीके से कह सकते हैं कि I1 माइनस I2 इक्वल टू 0, यानी इनकमिंग को पॉजिटिव लीजिए, जब आउटगोइंग जा रहा है इसको नेगेटिव करंट साइन कन्वेंशन में माना जाता है, तो दोनों का जो है अलजेब्रिक सम 0 होगा, एक ही बात है। तो इसको इजी करने के लिए आप ये मान के चलिए कि इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट, ये किरचॉफ्स करंट लॉ है। तो I1 इक्वल टू I2, I1 निकालिए, मान लेते हैं आपका ये I1 करंट है, तो I1 करंट कैसे निकलेगा, I1 करंट इज इक्वल टू दिस वोल्टेज माइनस दिस वोल्टेज डिवाइडेड बाई दिस रेजिस्टेंस, यानी वी इन माइनस वी, और यहाँ पे वी आपने 0 मान के रखा है चूँकि वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट थे, तो वी इन माइनस 0 डिवाइडेड बाई I1 इज इक्वल टू I2। I2 करंट क्या है, अगर I2 करंट ये आपकी फ्लो हो रही है, इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट, ये करंट आ रही है और ये करंट जा रही है। अच्छा ये देखिए इस नोड से करंट क्या है, इसके अंदर जा सकती है, क्योंकि आपने आइडियल ओपैम एज्यूम किया है, तो आइडियल करंट का जो इनपुट रेजिस्टेंस है इनफाइनाइट है, यानी करंट जो है कोई यहाँ नहीं जाएगा, जो करंट यहाँ से आ रही है टोटल करंट जो फीडबैक पाथ को फॉलो करेगा, है ना। ओपैम के अंदर करंट नहीं जाएगा क्योंकि हमने आइडियल एज्यूम किया है, और आइडियल ओपैम का इनपुट इम्पीडेंस इनफाइनाइट होता है। तो यहाँ पे आप I1 इक्वल टू I2 एज्यूम कर सकते हैं। तो I1 की वैल्यू कैलकुलेट कर लिया आपने, यहाँ I2 की वैल्यू क्या कैलकुलेट होगा, दिस वोल्टेज माइनस दिस वोल्टेज डिवाइडेड बाई दिस रेजिस्टेंस, यानी V माइनस V0 डिवाइडेड बाई RF, जहाँ V आपका 0 है, यानी 0 माइनस आउटपुट वोल्टेज डिवाइडेड बाई RF। तो ये आपका जो है किरचॉफ्स KCL से मिल गया, ठीक ना। अब इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करिए, सिंप्लीफाई करेंगे आप लोग तो ये आपका आ जाएगा V आउटपुट माइनस V आउटपुट डिवाइडेड बाई V इनपुट, यानी आपका जो है ये गेन जो हो जाएगा ये बराबर हो जाएगा आपका माइनस ऑफ RF अपॉन R1।
ये माइनस देखिए आपका यहाँ पे इक्वेशन में भी आ गया। अब कॉन्सेप्चुअली भी आप जानते हैं कि अगर इन्वर्टिंग मोड है यानी माइनस टर्मिनल पे आपने इनपुट अप्लाई किया है तो आउटपुट में भी माइनस साइन आएगा, ठीक है। और इसी को कहते हैं AVF यानी वोल्टेज गेन इन फीडबैक कंडीशन, नेगेटिव फीडबैक कंडीशन, ठीक ना। तो इसको याद रखिएगा, इससे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आएगा। मान लीजिए आपका डायरेक्ट सीधे जो है गेन दे दिया गया है नेगेटिव फीडबैक का ऑप एम्प का और इनपुट दे दीजिएगा, आउटपुट पूछ लिया गया तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं। या RF R1 की वैल्यू दे दी गई, दोनों रेजिस्टेंस की वैल्यू दे दी गई है, आपसे इनपुट दे दिया गया है तो आपसे आउटपुट पूछेगा, तो इनपुट से इन दोनों को मल्टीप्लाई, या गेन सर पूछ रहा है तो आप जानते हैं RF डिवाइडेड बाई R1, नेगेटिव साइन अप्लाई करेंगे तो ये आपका गेन हो जाएगा, ठीक है। इसको याद करके रखना है इस इक्वेशन को। इसी तरीके से नॉन इन्वर्टिंग मोड यानी अब की बार आपने इनपुट अप्लाई किया है, कहाँ पे अप्लाई किया है, पॉजिटिव टर्मिनल पे, और नेगेटिव टर्मिनल को रेजिस्टेंस के साथ ग्राउंड कर दिया है, तो यहाँ पे भी वही अप्लाई करिए। यहाँ पे ये V पॉइंट हमने कंसीडर किया है, इस नोड को पॉइंट B, यानी अप्लाइंग KCL एट V एंड यूजिंग वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट V इज इक्वल टू V इन, यानी जो V इन आपने वोल्टेज अप्लाई किया है यही वोल्टेज आप यहाँ एज्यूम कर सकते हैं नोड V पे, ठीक ना। तो अब यहाँ पे इनकमिंग करंट आउटगोइंग करंट आप बताइए। मान लेते हैं इनकमिंग करंट I1 है आपका, आउटगोइंग करंट I2 है। तो यहाँ पे आइडियल ऑप एम्प है I1 इक्वल टू I2 हो जाएगा, यानी आपका ये I1 इक्वल टू I2। क्यों? क्योंकि इसके अंदर करंट नहीं फ्लो होगा, जो भी करंट आ रही है वही करंट आपकी जो है फीडबैक पाथ से जा रही है। तो निकालिए यहाँ पे, तो इनकमिंग करंट क्या होगा, ये वोल्टेज यानी ग्राउंड वोल्टेज 0 माइनस V डिवाइड बाई R1, 0 माइनस V इन, क्योंकि V इन दोनों सेम है, डिवाइड बाई R1 इज इक्वल टू V माइनस V0, यानी यहाँ पे V इन है, V इन माइनस V0 डिवाइड बाई RF, ये आपका आ गया इक्वेशन। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपका आ जाएगा, गुणा भाग आप कर लेंगे और आप ये सिंप्लीफिकेशन कर लेंगे। V0 अपान RF इज इक्वल टू V इन अपान R1 प्लस V इन अपान RF, V इन दोनों में से जो कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पे आ जाएगा V0 अपान RF, लेफ्ट साइड में है, यहाँ V इन कॉमन ले लिया आपने, आपका आज गया क्या RF प्लस R1 डिवाइडेड बाई R1 RF, ठीक ना। तो RF इधर दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा और V इन को इधर ले, यानी V आउटपुट अपान V इनपुट इज इक्वल टू 1 प्लस RF अपान R1। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा, आप ये कर लेंगे, आप इसको जो है आप सिंप्लीफाई कर लेंगे कि आपका आउटपुट वोल्टेज अपान इनपुट वोल्टेज इज इक्वल टू 1 प्लस RF अपान R1। अब यही तो होता है आउटपुट वोल्टेज अपान इनपुट, यही तो गेन होता है, यानी गेन इज इक्वल टू हो जाएगा आपका गेन वोल्टेज आपका इन्वर्टिंग के नॉन इन्वर्टिंग केस में जाएगा 1 प्लस RF अपान R1। तो इसको भी आपको याद करके रखना है। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम अगर आ जाए आपसे डायरेक्ट फीडबैक रेजिस्टेंस RF दिया हो और इनपुट रेजिस्टेंस R1 दिया हो, तो आपसे अगर गेन पूछा जाएगा तो 1 प्लस RF अपान R1 कर देंगे, डायरेक्ट वैल्यू आपकी आ जाएगी, ठीक ना। या ये सर्किट बना के दिया गया हो, यहाँ पे इसका वैल्यू दिया गया, RF की जगह पे कुछ ओम दिया गया हो, R1 की जगह पे कुछ ओम दिया हो, आपसे गेन पूछेगा तो इस सर्किट देख के आप समझ जाएंगे कि ये नॉन इन्वर्टिंग मोड में है, सर्किट देख के समझ जाएंगे ना। फिर नॉन इन्वर्टिंग मोड में आपको पता है गेन इक्वल टू होता है 1, गेन इक्वल टू होता है 1 प्लस RF अपान R इन या R1, बस इसी फार्मूले में रख दीजिएगा, निकल आएगा। तो आपको दोनों तरीके से आना चाहिए, सर्किट देख करके भी गेन आप निकाल सकते हैं, दोनों सर्किट में से कोई भी, और साथ ही साथ जो है अगर वैल्यू न्यूमेरिकली दिया गया है, आपको लिख करके दिया गया है, तो आप वहाँ से भी फार्मूले में पुट करके निकाल सकते हैं। या अगर आपके एग्जाम में कहता है कि ये इस गेन के लिए जो है फार्मूला या इक्वेशन ड्राइव करिए, तो आप ये ड्राइव कर सकते हैं। सिंपल कुछ नहीं करना है, बस आपको वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट यूज करना है, उसके बाद KCL अप्लाई करना है, बस हो जाएगा इतने में। तो 2 मोड हो गया। नेक्स्ट मोड इज डिफरेंशियल मोड। डिफरेंशियल मोड में क्या होता है,
डिफरेंशियल मोड में दोनों इनपुट टर्मिनल पे वोल्टेज अप्लाई किया जाता है, ठीक है। इन्वर्टिंग में सिर्फ माइनस टर्मिनल पे यानी नेगेटिव टर्मिनल में आपने इनपुट अप्लाई किया था, नॉन इन्वर्टिंग में सिर्फ पॉजिटिव टर्मिनल पे अप्लाई किया था। डिफरेंशियल मोड में आपने दोनों पे इनपुट अप्लाई किया है। और ये कुछ सर्किट इस तरह से आपकी डिजाइन है। ये फीडबैक रजिस्टर को RF की बजाय R2 रख दिया गया है। ये एक इनपुट रेजिस्टेंस R1 है, ये R3 है, और एक देखिएगा इस दूसरे टर्मिनल से नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल से एक और रेजिस्टेंस के थ्रू यहाँ पे ग्राउंड कनेक्ट किया गया है, ठीक है। तो ये सर्किट भी थोड़ा सा जो है इन्वर्टिंग नॉन इन्वर्टिंग से थोड़ा सा डिफरेंट है। थोड़ा सा डिफरेंट का मतलब दोनों पे इनपुट अप्लाई किया गया है, दो रेजिस्टेंस और आपका यहाँ पे कनेक्ट किया गया है। तो इस केस में इसका जो है गेन के लिए, गेन फार्मूला ड्राइव करने के लिए आपको क्या करना है, सेम वही काम, आपको वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट यूज करना है और साथ ही साथ जो है KCL अप्लाई करना है, किरचॉफ्स करंट लॉ, ठीक है। तो इसका ड्राइव करने से पहले टोटल आउटपुट आपको दो बार निकालना अलग अलग। पहली बार एज्यूम करिए आप कि आपके पास से दूसरा इनपुट नहीं अप्लाइड है, सिर्फ पहला इनपुट अप्लाई है। तो इसके करस्पॉन्डिंग जो आउटपुट आएगा वोल्टेज V01 यानी V01 ये वोल्टेज आएगा। दूसरे केस में आप एज्यूम करिए कि आपका पहला वोल्टेज नहीं अप्लाई किया गया यानी ये ग्राउंड है और दूसरा वोल्टेज सिर्फ VS2 अप्लाई किया गया, इसको मान के चलिए कि अप्लाई नहीं किया गया है। तो इस केस में आपका आउटपुट आएगा V02। दोनों को ऐड कर दीजिए, आपका ओवरऑल आउटपुट आ जाएगा, यानी दोनों इनपुट की वजह से आउटपुट आपका ये आ जाएगा। तो अलग अलग निकालना है, ठीक ना। तो देखिए इसमें निकाला गया है, लेट V01 इज आउटपुट वोल्टेज ड्यू टू VS1 यानी पहले इनपुट वोल्टेज की वजह से, एंड VS2 इक्वल टू 0 यानी दूसरे वोल्टेज को आपने 0 मान लिया है। तो पहले वोल्टेज पे अगर इनपुट अप्लाई किया है, दूसरे को 0 मान लिया है, तो कौन सा मोड हो गया, तो इन्वर्टिंग मोड हो गया। इन्वर्टिंग मोड के केस में हमको पता है कि हमारा आउटपुट क्या आता है, इन्वर्टिंग केस में आता है ये आउटपुट, ये हम पहले से निकाल चुके हैं इसलिए इस पर ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे। क्या आता है इन्वर्टिंग के केस में, इन्वर्टिंग केस में देखिए यहाँ पे आपने निकाला है आउटपुट इज इक्वल टू माइनस ऑफ फीडबैक रेजिस्टेंस बटा इनपुट रेजिस्टेंस R1, यानी यहाँ फीडबैक जो रेजिस्टेंस है इन दोनों का रेशियो और माइनस साइन लगा देना है, ठीक ना। तो V आउटपुट अपन V इनपुट आ जाएगा। यही कॉन्सेप्ट देखिए यहाँ पे यूज किया गया है, माइनस साइन लगा है और यहाँ पे आपका जो फीडबैक रेजिस्टेंस RF की जगह R2 है, R2 अपान R1 कर दिया और ये इनपुट से आपने मल्टीप्लाई कर दिया, तो पहला आउटपुट मिल गया आपको, ठीक है। सेकंड कंडीशन आप क्या मानेंगे, लेट V02 इज आउटपुट वोल्टेज ड्यू टू सेकेंड इनपुट एंड फर्स्ट इनपुट इज कंसिडर्ड एज 0 यानी VS1 को आपने 0 मान लिया है। तो ये कौन सा कंडीशन बनेगा, ये तो नॉन इन्वर्टिंग बना है कि अपने पॉजिटिव टर्मिनल पे वोल्टेज अप्लाई किया है, नेगेटिव टर्मिनल पे आपने 0 अप्लाई कर दिया है, तो ये नॉन इन्वर्टिंग कंडीशन हो गया। देखिए नॉन इन्वर्टिंग कंडीशन अभी हम लोगों ने पढ़ा था, ये नॉन इन्वर्टिंग कंडीशन पॉजिटिव टर्मिनल पे अप्लाई किया गया है। तो इसमें क्या आया है हमारा आउटपुट, इसमें आउटपुट अपान इनपुट आया 1 प्लस RF अपान R1 यानी 1 प्लस RF अपान R1। देखिए यहाँ पे भी करिए आप, यहाँ पे आपका जो सेकेंड आउटपुट आएगा ये आएगा 1 प्लस R2 अपान R1, क्योंकि यहाँ पे RF की जगह पे R2 हमने ले रखा है, तो ये R2 अपान R1 इंटू V2 ये इसके इनपुट पे जो वोल्टेज है यही वोल्टेज V2 है फार्मूले में, लेकिन आपने अप्लाई सिग्नल इनपुट पे यहाँ पे अप्लाई किया है वोल्टेज, तो इस वोल्टेज की वजह से इनपुट वोल्टेज की वजह पे इस नोड पे यानी V2 पॉइंट पे कितना वोल्टेज आएगा इसको निकाल करके फार्मूले में पुट करना होगा, ठीक ना। तो यहाँ पे आया है, पहले तो ये आपका गेन हो गया इंटू V2, अब V2 आपका क्या है, V2 यहाँ अलग से निकाला गया है। आप वोल्टेज डिवीजन लॉ में बताया गया था हमने कि अगर दो वोल्टेज आपका सीरीज में कनेक्ट हैं, दो रेजिस्टेंस अगर इस तरह से कनेक्ट हैं और इसके क्रॉस एक वोल्टेज अप्लाई है, ये मान लेते हैं R1 है, ये आपका R2 है और ये वोल्टेज आपका मान लेते हैं हमारा V है। तो वोल्टेज डिवीजन रूल यानी टोटल बैटरी इन दोनों रजिस्टर में कैसे डिवाइड होगा वो वोल्टेज डिवीजन रूल डिसाइड करेगा। तो वोल्टेज डिवीजन रूल ये बताता है कि पहले रेजिस्टेंस में उतना वोल्टेज आएगा, यानी इसको रखेंगे इसके पहले वाले में यानी V1 इक्वल टू आपका आएगा
R1 अपान R1 प्लस R2 इंटू V, ठीक ना। तो पहले रेजिस्टेंस में अगर वोल्टेज निकालना है तो पहले रेजिस्टेंस वैल्यू को आप न्यूमरेटर में रखिए, बाकी दोनों को जोड़कर डिनोमिनेटर में रखिए। अगर दूसरे में निकालना है तो ये V2 इक्वल टू होगा आपका R2 अपान R1 प्लस R2, यानी जिस रेजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज निकालना उसको न्यूमरेटर में रखिए, अंश में, बाकी दोनों को जोड़ करके डिनोमिनेटर यानी हर में रख दीजिए, हिंदी में जो आप लोग जानते हैं अंश हर कहते हैं, ठीक ना। तो यहाँ से देखिए हमने क्या किया है, R4 के क्रॉस अगर हमें वोल्टेज निकालना है, क्योंकि V2 जो है R4 रेजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज है, तो हमने क्या किया है यहाँ पे V2 इक्वल टू होगा R4 डिवाइडेड बाई R3 प्लस R4, R4 डिवाइडेड बाई R3 प्लस R4 इंटू वोल्टेज या जो इनपुट वोल्टेज है VS2, ठीक ना। तो V2 की वैल्यू यहाँ पे जब रखेंगे आप इसमें तो ये टोटल हो जाएगा आपका, V2 की वैल्यू जो आप रखेंगे यहाँ पे तो आपका ये ऐसा आपका आ जाएगा गेन 1 प्लस R2 अपान R1, और दूसरे ब्रैकेट में V2 की जगह हो जाएगा R4 अपान R3 प्लस R4, ये आपका आ जाएगा, ठीक ना। इसको अलग इक्वेशन मान लिए हैं। अब आपको पता है टोटल आउटपुट इज इक्वल टू सम ऑफ बोथ इनपुट, बोथ आउटपुट, यानी अलग अलग V01 V02 जो आपने अलग निकाला दोनों को ऐड कर देंगे तो आपका ओवरऑल आउटपुट मिल जाएगा, ठीक ना। ओवरऑल आउटपुट दोनों को देखो जोड़ दिया गया यहाँ पे इस जगह पे, तो ये आपका जो है ओवरऑल आउटपुट आ गया, ये आपका ओवरऑल आउटपुट आ गया, ये इक्वेशन। तो अब इसमें कंडीशन मान लिया गया अलग से, इफ़ R2 इक्वल टू R4 एंड R1 इक्वल टू R3, यानी R2 और 4 का जो है न्यूमेरिकल वैल्यू इक्वल मान लो, यानी 100 ओम मान लो या 10 किलो ओम मान लो, कुछ भी मान लो, दोनों इक्वल हों, और R1 R3 इन दोनों का वैल्यू अगर इक्वल है, ठीक ना, तब क्या होगा, तो V आउटपुट इक्वल टू हो जाएगा R2 अपान R1 इंटू सेकेंड इनपुट वोल्टेज माइनस ऑफ फर्स्ट इनपुट वोल्टेज, यानी दोनों इनपुट वोल्टेज का डिफरेंस, और यहाँ से R2 अपान R1, ये आपका जो है फाइनल फार्मूला डिराइव हो जाएगा। लेकिन आपका फाइनल आउटपुट इक्वेशन जो है यही है, ठीक ना। ये तो कंडीशन जब लग गया R2 इक्वल टू R4 एंड R1 इक्वल टू R3, तब ये जो है आपका रिड्यूस होके ये बन जाएगा, ठीक है। तो ये आपका डिफरेंशियल मोड आउटपुट है। डिफरेंशियल मोड गेन क्या है आपका, R2 अपान R1, अगर ये R2 R4 इक्वल है आपस में, R1 R3 इक्वल है आपस में, ठीक है। तो अब जो है आगे इसी डिफरेंशियल मोड गेन को हम लोग और आगे बढ़ाएंगे। बढ़ाने का मतलब ये है कि मान लेते हैं अगर कॉमन मोड है, कॉमन मोड का मतलब है दोनों इनपुट सेम है, इफ़ बोथ इनपुट इज सेम देन आउटपुट विल बी 0, दिस इज कॉल्ड कॉमन मोड। अच्छा, कॉमन मोड को ये समझाया गया है कि अगर दोनों इनपुट सेम है तो आउटपुट 0 हो जाएगा, ये कॉमन मोड। दिस मोड इज हेल्पफुल टू सप्रेस द नॉइज व्हिच इज सेम एट बोथ द इनपुट टर्मिनल, यानी कॉमन मोड क्या है, इनपुट नॉइज को जो है, ये नॉइज को सप्रेस करने में हेल्पफुल होता है, ओके। तो अभी तक हम लोगों ने जो है ऑपरेशन मोड पढ़ा, ऑपरेशनल एम्पलीफायर को किस किस मोड में यूज किया जा सकता है, कनेक्ट किया जा सकता है। तो जिसमें हमने पढ़ा कि जो है इन्वर्टिंग मोड, नॉन इन्वर्टिंग मोड और डिफरेंशियल मोड, 3 मोड हैं, जिसमें 2 कंडीशन के ओपन लूप कंडीशन के 3 मोड पढ़ा है, और बाकी नेगेटिव फीडबैक कंडीशन में 3 मोड पढ़ा है, इन्वर्टिंग मोड, नॉन इन्वर्टिंग मोड और डिफरेंशियल मोड। ये चीज़ें हम लोगों ने इतना पढ़ा, ओके। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे एप्लीकेशन, यानी ओपैम का यूज करके हम एडर, सब्सट्रैक्टर या इंटीग्रेटर, डिफरेंशिएटर, ठीक ना, कैसे बनाते हैं, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।